हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन। हम बात कर रहे हैं एनएमटीसी स्टेज 2 सॉल्यूशंस की, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं जूनियर ग्रुप के सॉल्यूशंस। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात की क्वेश्चन नंबर 1 to 4। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन 5 to 8 और आप अपने सॉल्यूशन को साथ साथ मैच कराते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है? एबीसी ट्राइंगल इन विच एंगल इज ऑब्ट्यूज AD, BCF are the altitude drawn from vertex A, B, C to the respectively sides BC, CA and AB. Now, A1, B1, C1 are the arbitrary points on BC, CA and AB. आपको कुछ पॉइंट सिलेक्ट करने हैं इन साइड्स के ऊपर। Then the circle on AA1, BB1 and CC1 are given as diameter are drawn. इनको diameter मानते हुए आपको सर्कल बनाने हैं। Show that, प्रूव करना है the length of the tangent from ortho center of triangle ABC to these circle are equal। आपको बताना है कि ऑर्थो सेंटर से जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी उन सबकी लेंथ इक्वल होगी। तो बेसिकली ये प्रूविंग दैट वाला क्वेश्चन था, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बट यस बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ सर्कल की प्रॉपर्टीज पता है, पावर ऑफ पॉइंट की प्रॉपर्टीज पता है, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन। देखिए क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है जहां पर हमें H एक ऑर्थो सेंटर दे रखा है किसी ट्राइंगल का, ABC ट्राइंगल का, और हमने यहां से कुछ एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखे हैं। ये वाला एल्टीट्यूड दैट इज AD, ये वाला एल्टीट्यूड है यहां पर देखिए, इसका नाम है BF एंड दिस वाज द C। ये तीनों एल्टीट्यूड हमें यहां जाकर पास हो रहे हैं और तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है H। ठीक है, सो H इज द ऑर्थो सेंटर। और अगर आप सर्कल की प्रॉपर्टीज से फेमिलियर हैं तो वहां एक पावर ऑफ पॉइंट की प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, दैट इज PA इंटू PB इक्वल्स टू PT स्क्वायर, जहां पर एक सर्कल आपको सिलेक्ट करना है। तो यस, इन्हीं सब चीजों को हम इस सर्कल, इस डायग्राम में यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्या क्या दिया है। द पावर ऑफ पॉइंट फ्रॉम H टू द सर्कल A1 एज द डायमीटर इज HA डॉट AD, HA डॉट HD। अगर आप इसे डायमीटर मानते हैं, राइट, अगर आप इसे डायमीटर मानते हैं तो इसके आसपास एक सर्कल पास करा सकते हैं। और पावर ऑफ पॉइंट जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है PA इंटू PB, अगर आपको प्रॉपर्टी याद आ रही हो तो वहां पर इस टर्म को पावर ऑफ पॉइंट नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ नहीं है, बट आप मान लीजिए कि लेट से यहाँ सर्कल होता तो यहां से आप लिख सकते थे HA डॉट HD इज अ पावर ऑफ पॉइंट, PA डॉट PB। उसी वाले कॉन्सेप्ट से पावर ऑफ पॉइंट निकाला गया। सिमिलरली पावर ऑफ पॉइंट हम और भी लोकेशन पे फाइंड करने जा रहे हैं। सो द पावर ऑफ पॉइंट ऑफ फ्रॉम H टू द सर्कल BB1, अगर आप इस जगह पर डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाते हैं, द पावर ऑफ पॉइंट फॉर दिस लोकेशन विल बी HE डॉट HB, ये भी पावर ऑफ पॉइंट हो जाएगा। एंड सिमिलरली पावर ऑफ पॉइंट फ्रॉम H टू द सर्कल CC1, अगर आप इसे डायमीटर मानकर यहां से एक सर्कल बनाते हैं तो इसके केस में पावर ऑफ पॉइंट जो हो जाएगा HF डॉट HC, HF डॉट HC, क्योंकि सर्कल यहां से पास हो रहा होगा। अब क्लियरली आप देख सकते हैं, अगर इसको डायमीटर मानते हैं तो यहां से एक सर्कल पास होगा। मैंने और शुरुआत वाले सर्कल नहीं बनाए, बट हाँ इस तरह से आप डायमीटर मान के सभी सर्कल्स को बना सकते हैं और उनके पावर ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हम बात कर सकते हैं कि ये जो पावर ऑफ पॉइंट है ये इस तरह से बनाए गए हैं कि ये सभी एक्सटर्नल पॉइंट H जो ऑर्थो सेंटर है वहां से मेजर किए गए हैं। नाउ द सर्कल ड्रॉन ऑन BC इज डायमीटर पासिस थ्रू द E एंड F। देखिए BC को अगर डायमीटर माने तो यहां से एक सर्कल पास होगा जो E और F से भी गुजरेगा, राइट। सो यहां आप देख पा रहे हैं दिस इज द एंगल इन द सेम सेगमेंट, दोनों 90-90 तो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टीज हैं। इनको हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोल सकते हैं ना, EFCB आर द कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, तो यहां से एक प्रॉपर्टी और बहुत क्लियरली आप यूज कर सकते हैं कि HE डॉट HB की जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, HF डॉट HC के। और सिमिलरली HE डॉट HB किसके बराबर हो जाएगा, HA डॉट HD के, जो सर्कल की प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया जाता है ना पावर ऑफ पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो यहां से इस तरह से जितने भी सर्कल यहां बन रहे हैं, मैंने कुछ सर्कल बनाए, कुछ नहीं भी बनाए, कुछ वर्बली बोल दिए, तो आप इन प्रॉपर्टीज को इक्वेट करा सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट HE डॉट HB वाला पार्ट यहां वाले इन वैल्यूज के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं लेफ्ट पार्ट इक्वल होगा तो राइट तो ऑब्वियस इक्वल होना ही है। सो पावर ऑफ पॉइंट से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल होगा। और अगर इसी चीज से हम जाएं
तो हमने इन तीनों चीजों को क्या करा दिया है, इक्वेट करा दिया है। नेक्स्ट यहां से देख सकते हैं पावर ऑफ पॉइंट ऑफ एच ऑन द सर्कल्स विद A1 एज ए डायमीटर, B1 एज ए डायमीटर, C1 एज ए डायमीटर आर इक्वल। हमने देखा तीनों का पावर ऑफ पॉइंट इक्वल है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए पावर ऑफ पॉइंट इक्वल है तो टेंजेंट PT स्क्वायर, क्योंकि PA इंटू PB अगर इक्वल है तो सबका PT स्क्वायर वाला पार्ट भी क्या रहा होगा, वो भी से बात इक्वल रहा होगा। तो इस केस में डायरेक्टली आप उस प्रॉपर्टी के जरिए आप निकाल सकते हैं कि सबका PA इंटू PB वाला पार्ट इक्वल है तो सबका PT स्क्वायर वाला पार्ट भी इक्वल रहा होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या रही होंगी, इक्वल। और देखिए हमने जितनी भी डिस्टेंस मानी है सब कहां से मानी है, H से मानी है। तो इस केस में ऑर्थो सेंटर से जितनी भी टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी वो सब क्या हो जाएंगी, इक्वल। और यही हमारा जो था प्रूविंग वाला पार्ट था कि ऑर्थो सेंटर से जितनी भी टेंजेंट डाली जाएंगी वो सब क्या होंगी, इक्वल। सो दिस वाज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये इजीली आपको समझ में आ भी गया होगा। तो काफी सारे बच्चों का ये पार्ट राइट भी रहा होगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन, आप नोट कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, फाइंड द ऑल नेचुरल नंबर सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 3 पावर x माइनस 5 पावर y इज इक्वल टू z स्क्वायर। दिखने में एक छोटा सा क्वेश्चन है बट यस ये बहुत कंसेप्चुअल है। चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि इस तरह के एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कराना है और एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि 3 और 4 जो हैं ये 4 के आसपास लाए करते हैं, तो हम इसे मॉडुलो प्रॉपर्टी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने पढ़ी है रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट, सो 3 पावर x जो है आपको जो प्रॉपर्टी है 3 पावर x को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 होल पावर x, इस तरह से लिख सकते हैं। रिमाइंडर इस केस में आ जाएगा -1 की पावर x, राइट। अगर x इवन है तो ये +1 देगा और -1 की पावर x अगर x ऑड है तो ये क्या देगा, -1। सिमिलरली 5 की पावर y को आप लिख सकते हैं 4 + 1 पावर y। सिमिलरली यहाँ पर इवन ऑड का मैटर नहीं रहेगा, y कुछ भी हो ये 1 रिमाइंडर ही देगा। तो इस केस में हम अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो सब्ट्रैक्ट कराने के केस में अगर आपका x ऑड है तो ये आपका -2 रिमाइंडर देगा। x ऑड है तो -1 यहाँ से मिलेगा, +1 यहाँ से मिलेगा, बट नेगेटिव करा रहे हैं तो माइनस ऑफ माइनस ऐड होकर -2 देगा। और रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, तो आप उसे डिवाइजर ऐड करके क्या लिखेंगे, +2। इस केस में हमें पता चला कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है किसी भी चीज़ का स्क्वायर 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर नहीं देता है, क्योंकि बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ईच परफेक्ट स्क्वायर आर ऑफ द फॉर्म 4m, 4m+1। दुनिया में जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो या तो 4m फॉर्मेट के होते हैं या 4m+1 फॉर्मेट के होते हैं, यानी ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब हम केवल x की इवन वैल्यू को ही लेके आगे बढ़ेंगे, ऑड वैल्यू से तो आंसर डेफिनेटली मिसमैच कर रहा है, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं एंड वी हैविंग द वैल्यू फॉर x विच इज इवन। अब x को इवन ये कंफर्म है। अब बात करते हैं कि x को 2a ले ले तो क्या होगा। अगर आप x की वैल्यू 2a ले लेते हैं तो आप यहाँ 2a पुट कर सकते हैं और z स्क्वायर को इधर लाएंगे, 5 की पावर y को उधर ले जाएंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे। तो जैसे हम फैक्टराइज करेंगे तो इसे a माइनस बी a+b में ब्रेक किया जा सकता है। बात आती है राइट साइड को ब्रेक करने की, तो लेट से आप y को कुछ मान लीजिए, तो y को हमने मान लिया a+b, क्योंकि हमें राइट साइड को भी तो ब्रेक करना है। या फिर यहाँ पे टर्म अगर p q है तो आप इसको a+b ना मान के p+q मान लीजिए। नाउ अगर हम इसे फैक्टराइज कर दे और कंपेयर करा ले तो 2 इक्वेशन बनेगी यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है बाय द कंपैरिजन वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, यानी कि आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3a + z इज इक्वल टू 5 पावर p और 3a - z इज इक्वल टू 5 पावर q। क्लियर। अगर इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से z कट जाएगा और ये वाली चीज 2 टाइम्स आ जाएगी ना, और उधर की साइड में ऐड करने से, सॉरी अगर आप सिंपली ऐड ही करा दीजिए तो ऐड करने से z कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो z बचेगा, a कट जाएगा ना। तो वो बेसिक हमें a की तलाश है, सबसे पहले हम x की पता कर लेते हैं, तो a की तलाश है तो हमने ऐड करा दिया, तो ये बन जाएगा 5 पावर a + 5 पावर q। इतना भी हमने कर लिया। अब लेफ्ट साइड को अगर ध्यान से देखें तो देखिए एक तो 2 है और एक 3 है, और 2 और 3 मिलकर ये 6 का मल्टीपल बनाता है। सो वी आर लुकिंग फॉर द मल्टीपल ऑफ 6 के साथ या उधर 6 के मल्टीपल बनेंगे या नहीं बनेंगे उस पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आपका यहाँ तक समझ में आता है। अब बात कर रहे हैं कि राइट साइड में क्या सच में 6 का मल्टीपल बन रहा है या बनेगा तो कब बनेगा, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, ये सब हमारा कंसर्न रहेगा। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 5 इसको डिवाइड नहीं करता है, 5 इसको डिवाइड नहीं करता है, ये है 5 डजंट डिवाइड, है ना, ये डिवीजन का साइन है जो कि कट किया गया है। तो हम p और q की क्या मिनिमम वैल्यू लें,
कि 5 जो देखिए इधर आप जो है 5 के मल्टीपल्स हैं, उधर 6 के मल्टीपल्स हैं, तो हमें पी और क्यू को कुछ ऐसा मानना पड़ेगा कि साइड चीज़ें बैलेंस हो जाएं, है ना, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएं। तो हमने कहा कि भाई मिनिमम जो वैल्यू है, अगर नेचुरल नंबर बनाना है, वाई को नेचुरल नंबर बनाना है, तो किसी दोनों में से किसी एक को 0 भी ले सकते हैं, या उसको फिर अगले को +1 या 2 भी में ले सकते हैं। तो हमने लेट करके यहाँ से स्टार्ट किया कि मान लीजिए एक वैल्यू q जो है वो 0 है, क्योंकि अगर आप दोनों को नॉन जीरो लेते हैं तो 5 + 5 10 हो जाएगा, उधर तो 6 का मल्टीपल है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर एक को 0 और एक को 1 लें तो 5 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 0, 5 + 1 6, और उधर 6 का मल्टीपल है इसी, तो ऐसा सोचा जा सकता है। तो हमने क्या किया, लेट्स से q इज 0। अब जैसे ही q को 0 डाला, यहाँ पर हमने कुछ इस तरह का इक्वेशन पा लिया, राइट, 5 की पावर 0 इज 1। अब अगर बात करें 6 से डिविजिबिलिटी की, तो लेफ्ट वाला पार्ट तो 6 से डिविजिबल है, तो राइट साइड में भी 6 से डिविजिबल होना ही चाहिए, है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 6 - 1 की पावर p, 6 - 1 होल पावर p, रिमाइंडर क्या देगा, -1 पावर p +1, ये तो रिमाइंडर है इसी mod 6, मतलब 6 से डिवाइड करने पर ये रिमाइंडर दे रहा है -1 पावर p +1 टाइप का रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर आप यहाँ p इवन लेते हैं, p को कैसा लेते हैं, इवन, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी +1 और ये वाली आ जाएगी +2, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। यानी कि इस तरह से तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि आपका रिमाइंडर 2 है, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 है, जबकि 6 से तो लेफ्ट पार्ट कंप्लीटली डिवाइडेड है ना। तो इस तरह से देयर इज नो नेचुरल वैल्यू इज सेटिस्फाइंग फॉर द ए। इस केस में तो हमें कुछ भी नहीं मिला। चलिए कुछ और केसेस की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं बहुत कंसेप्चुअल है, बिल्कुल बेसिक से सोचते जाइए, केस बाय केस सोचते जाइए, सब कुछ कर पाएंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर P आपने ओड माना, जैसे इसके पहले तो आपने क्या माना था, P इवन माना था, उस केस में तो क्या मिला, नो सॉल्यूशन। P को ओड लेके देख लेते हैं। तो अगर P को ओड लेंगे तो आप इस सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आपने एक्सपेंशन सीरीज पढ़ी हो तो फर्स्ट टर्म क्या आती है, a + b, है ना। अगर आपने पढ़ा हो तो इस तरह से एक एक्सपेंशन सीरीज आता है a पावर n + b पावर n का, और जहां पर क्या है, n ओड है, तो ये इस तरह से आता है ना, a - 1 देन पढ़ा है कैसा। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर टर्म डिक्रीजिंग पावर्स के साथ जाती है ना, b पावर 1 इस तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ b की वैल्यू तो 1 ही है हमारे पास, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म a + b एंड पावर आर डिक्रीजिंग, इस तरह से ये डिक्रीज हो रही है। तो अगर यहाँ b को 1 ले लेते हैं, लेट्स से b इज 1, तो यहाँ b का नीड ही नहीं है हमें ना, b इज 1, तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना। एक्सपेंशन सीरीज सभी लोगों को आती है, इस तरह से हमने इसको खोल दिया। सो ये जो चीज बनी ये तो बन गया 6, और हमारे पास लेफ्ट साइड भी क्या है, 6 का मल्टीपल। तो हमें तलाश है कि ये राइट साइड जो है 6 का मल्टीपल दे रहा है या नहीं दे रहा, लेट्स चेक। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 6 - 1, 5 को क्या लिखेंगे, 6 - 1, और अगर आप इसको 6 - 1 करेंगे तो हमारे पास p क्या है, ऑड, p क्या है, ऑड। तो यहाँ पर दिस विल बी ऑड -1 इवन, तो ये हमें रिमाइंडर क्या देगा, 1। इस तरह से हमारे पास ये सभी रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, 1 1 1 1, इस तरह से ये रिमाइंडर हो जाएंगे, ठीक है। अब इन रिमाइंडर्स की बात करें तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, p, क्लियर। आगे बात करते हैं। एक रिजल्ट आपको पता है कि रिजल्ट क्या पता है कि 3 की पावर k जो है वो हमेशा 6 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर देता है। लेट्स हैव अ लुक, यहाँ देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 दैट इज 9, 3 की पावर 3, ये रिजल्ट पता होना चाहिए। सो यहाँ हमें क्या देगा कि अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो देखिए 6 से डिवाइड होगा 0 टाइम्स, रिमाइंडर 3, 6 से डिवाइड होगा 1 टाइम, रिमाइंडर 3, 6 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 24 तक डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 3, यानी कि ये बहुत वेल नोन रिजल्ट है, सभी को पता है। और हमने देखा कि यहाँ से P जो है वो भी कितना रिमाइंडर देगा, 3, क्योंकि हमने क्या देखा कि P जो है वो 6 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देगा, क्लियर। नाउ P जो है अगर 3 रिमाइंडर दे रहा है तो ये नंबर जो है ये 3 इंटू समथिंग हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, जहां n इज ऑड, मतलब ऑड मल्टीपल्स पर P रिमाइंडर देगा 3, इवन मल्टीपल्स पर नहीं देगा, पर कैसे देगा, ऑड मल्टीपल्स, क्लियर। तो इस तरह से हमने यहां पर P की वैल्यू निकाल ली 3n। चलिए अब जैसे P की वैल्यू 3n आई, आप इस कॉन्सेप्ट पर जो आपने यहां पर पिछले वाले क्या बोलते इक्वेशन में माना था कि आपने क्या किया था, इसको तो 0 मान लिया था। तो P की वैल्यू जो 3n आई है उस 3n को हमने यहाँ पे पुट कर दिया,
क्लियर। अगेन एक्सपेंशन सीरीज जो कि आपको ओपन करना आता है, ये उसको आप ओपन कर लीजिए। दिस विल बी a प्लस बी एंड डॉट डॉट डॉट, कुछ टर्म्स आएंगी है ना, ये डिक्रीजिंग सीरीज, इस तरह से आप लोगों ने इसको पढ़ा होता। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता है, तो लेट्स से ऐसा, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं अगर आपने पढ़ा है। सो एक्स क्यू प्लस 1, अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो ये आपको इस जगह से ज़्यादा अच्छे से रिलेट होगा। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऑल्टरनेट प्लस माइनस और पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है। क्लियर। तो ये वाले कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। तो समझने के लिए आप इन सब रिजल्ट्स को अच्छे से याद रखेंगे तो थोड़ा ईजी वे में ये समझ में आ जाएगा। क्लियर। अब यहां से देखा कि जो a प्लस बी की टर्म है, ये a प्लस बी की टर्म आपको फिर एक फॉर्मूला ओपन करते हुए यहां नजर आ रही है, जो कि मैंने अभी भी लिखा भी था। दिस इज व्हाट, दिस इज a प्लस ए क्यू प्लस बी क्यूब, यहां आप अप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट, यहां हम लिख सकते हैं a प्लस बी, नाउ a स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, 5 इंटू 1। तो ये तो आपका 6 हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सो दिस इज व्हाट, 25 प्लस 26, 26 माइनस 5, 21, ये 21 आ गया। अब 21 के अंदर एक फैक्टर ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड है, दैट इज 7। तो हमने क्या देखा कि भाई ये जो चीज है ये तो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि अगर कोई चीज 21 का मल्टीपल है तो उसके अंदर 7 डेफिनेटली आया होगा, और अगर उसमें 7 आ रहा है तो हमने देखा दिस इज डिविजिबल बाय 7, यानी हमारा राइट पार्ट क्या है, 7 से डिविजिबल। ठीक है, तो राइट पार्ट अगर हमारा 7 से डिविजिबल है तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, यानी कि आप आगे जितनी भी वैल्यूज आने वाली है उनके लिए सॉल्यूशन नहीं पाएंगे। तो सॉल्यूशन कहां पाएंगे, केवल आप जब x की वैल्यू क्या लेंगे, a की वैल्यू क्या लेंगे 1, a की वैल्यू क्या लेंगे 1, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचेगा वेयर a इज 1, और उस सॉल्यूशन का नाम है, अगर आप ध्यान से देखें a की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपने x को क्या माना था, x को माना था 2, तो x कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और याद कीजिए आपके पास जो एक्सप्रेशन बना था 2 इंटू 3 पावर a इज इक्वल टू वॉट, एक्सप्रेशन क्या बना था 5 पावर p प्लस 1, इस तरह का एक्सप्रेशन बना था। अगर आपने a की वैल्यू 1 ली है, लेट्स हैव अ लुक, अगर यहाँ x की वैल्यू 1 ली है तो ये बन जाएगा 6, और हमारे पास ये बन जाएगा 5 पावर p जो है, इसको सोल्व किया जा सकता है, इधर लाएंगे तो 5 इक्वल टू 5 पावर p, देन p इज 1, हमारे पास p की वैल्यू क्या आ चुकी है 1, और q तो आपने 0 माना ही था, तो 1 प्लस 0 दैट इज y, है ना, q आपने क्या मान रखा था 0, सो y की वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी दिस इज p प्लस q, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो हमने x निकाल लिया, y निकाल लिया, तो अब इक्वेशन में पुट कर दीजिए x और y को, तो यहाँ से z निकल जाएगा। सो व्हाट इज द इक्वेशन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, अगर आपने ध्यान हो तो इक्वेशन थी हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल टू z स्क्वायर। x कितना आ चुका है 2, दिस इज 9, y कितना आ चुका है, तो यहाँ से आपके पास z भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और z की वैल्यू हो जाएगी 2। तो इन तमाम तरह की कैलकुलेशन से आपने x और y z और इन सब वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसका एक ही सॉल्यूशन सेट आपको मिला होगा, जिसका नाम है, यहाँ से देख लीजिए, व्हाट इज x, x इज 2, इस सॉल्यूशन सेट का क्या नाम है, एक ही वैल्यू मिली है, दैट इज x इज 2, y इज 1 एंड z इज 2। तो दिस इज द ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्यों, क्योंकि आगे के नंबर तो यहाँ से डिस्कार्ड हो गए हैं, क्योंकि आगे जितने भी नंबर हम लेंगे वो या तो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे या लेफ्ट और राइट साइड को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरह का ये सॉल्यूशन है, आप नोट कर लीजिए, योर आंसर इज 2, 1, 2। तो दिस इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आई होप सो आपका आंसर मैच हुआ होगा, काफ़ी सारे बच्चों ने तो हिट एंड ट्रायल से भी किया होगा, बट येस ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें लिखना आना चाहिए। चलिए, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, a, b, c are the positive real numbers such that ab plus bc plus ca equals to thrice abc, show that a square b plus b square c plus c square a greater than twice of a plus b plus c minus 3, when will the equality hold। आपको पता है, बताना है कि अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि पहले तो ये बात बिल्कुल सेटिस्फाइड है, और आपको बताना है कि अगर ये इस बात में ये ग्रेटर देन है, वो लेस देन, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इनके बीच में इक्वालिटी कब आएगी, उस लोकेशन या उस पॉइंट ऑफ सिनारियो को भी आपको जानना है कि यहाँ इक्वालिटी होल्ड करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अगर हम यहाँ पर ए बी सी से डिवाइड कर दें, ए बी डिवाइड बाई बी सी डिवाइड बाई बी सी ए डिवाइड बाई बी सी, तो हमें क्या मिलता है, तो इस तरह का हमें गिवन एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट। ए बी सी से डिवाइड कर दिया तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 3,
क्लियर। अब ये चीज तो हमारा टू प्रूव वाला पार्ट है, तो इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि मुझे लाना यही है, तो हमने शुरुआत यहां से कर दी, इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया। क्यों किया 3 ऐड, उसका रीजन अभी समझाएंगे, क्योंकि बाद में उस 3 को मैं उधर भेजूंगा तो ये प्रूव हो जाएगा। और 3 जैसे ही मैंने ऐड किया, मैं 3 की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूं 1/a 1/b 1/c। हमने यहां पर रिप्लेसमेंट भी कर दिया और सुटेबल अरेंज भी कर दिया, काफी सारा कुछ हो गया यहाँ पे। देखिए 1/b को इसके साथ अरेंज कर दिया और 1/c को इसके साथ अरेंज कर दिया, 1/a को इसके साथ अरेंज, मतलब जिसकी पावर 1 है ना, 1 पावर वाला। देखिए यहाँ b की पावर 1 है तो हमने इसके साथ अरेंज कर दिया, b की पावर 1 वाले के साथ। यहाँ c की पावर 1 है तो यहाँ पर इंटू का साइन है, नहीं प्लस का साइन ही है, तो इसको c के साथ, इस तरह से हमने इनको ब्रैकेट्स में अरेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेसिकली। अगर आप ध्यान से देखें, सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द वैल्यू ऑफ 3 एट द 3 लोकेशंस, 1/a 1/b और 1/c। अब यहां से चालू होता है आपका इनइक्वालिटी पार्ट, AMGM। आप सभी लोगों को पता है कि 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से तो बड़ा ही होता है। सो व्हाट इज अरिथमेटिक मीन, x प्लस वाई। 2 नंबर को x और y माने तो देयर अरिथमेटिक मीन इज x प्लस वाई बाय 2 एंड इट इज मोर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। ये इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, तो ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई में उधर भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन्हें a और b मान लूं, लेट्स से दिस इज a and b, so a plus b and x plus y is 2 times of product of x and y। तो 2 times of product of x and y, ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म x and y, ऐसे 2 times of product of x and y। हमने AMGM इनइक्वालिटी को यूज कर लिया, तो आराम से आपने देखा कि 2 नंबर का जो अरिथमेटिक मीन है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। सिंप्लीफिकेशन के दौरान ये सब चीजें कैंसिल होती जाएंगी और यहां से हमें मिलेगा 2a 2b एंड 2c और -3 तो चल ही रहा है। तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बी -3। तो कंप्लीटली ये वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन डिराइव हो जाता है जिसकी हमें तलाश थी, है ना। तो हमने +3 इधर रखा था, बाद में 3 को हमने उधर भेज दिया। ठीक है, चलिए नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन, व्हेन विल द इक्वालिटी होल्ड। आपको पता है AMGN इक्वालिटी कब होल्ड होती है, जब दोनों टर्म क्या हो जाए, आइडेंटिकल, सेम हो जाए, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाए, y। अब आप देखिए यहाँ पर ये x है और यहाँ पर ये वाली चीज y है, यानी कि दिस इज x एंड दिस इज होल टर्म y। AMGM के अंदर ये x और y है। ठीक है, इक्वालिटी कब होल्ड होगी, जब दोनों को इक्वेट करा दिया जाए। सो लेट्स हैव अ लुक, इनको हम इक्वेट करा रहे हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में और वहां से इक्वालिटी की कंडीशन हमें मिलेगी। चलिए, तो यहां से हमने क्या देखा, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इक्वल टू y, जब x y के बराबर हो जाए। हमने x और y को इक्वेट करा दिया, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब देखिए हर एक इनइक्वालिटी में, क्योंकि हमने x और y हर इनइक्वालिटी में अलग अलग माना था, तो यहां से हमें सबकी लोकेशन क्या मिल गई है, पोजीशन मिल गई है 1 1 1, a स्क्वायर b स्क्वायर 1, b स्क्वायर c स्क्वायर 1, c स्क्वायर a स्क्वायर 1। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ABC आर द रियल नंबर्स, तो हम जब अंडर रूट लेंगे तो नेगेटिव वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे, तो क्लियरली वी विल हैव द सॉल्यूशन फॉर ABC इक्वल्स टू 1। इक्वालिटी कब होल्ड होगी, जब सब क्या हो जाए 1 1, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आप क्लियरली देख सकते हैं शुरुआत में ही लिखा है दीज आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी काफी सारे बच्चों का इजी भी रहा होगा और हो भी गया होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का इतना टफ क्वेश्चन नहीं था। अगर आप इनइक्वालिटी की बेसिक प्रॉपर्टीज को लेके चलते हैं तो ये आंसर बिल्कुल आपकी हेल्प करेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि 100 वर्टेक्स का पॉलीगन इमेजिन करना, कहाँ रेक्टेंगल बनेंगे कहाँ पैरेललोग्राम बनेंगे, इमेजिन करना एक अच्छा खासा टफ टास्क होता है। तो लेट्स सी इसका सॉल्यूशन क्या है, कितने लोगों का ये राइट निकलता है। चलिए, सो a regular polygon with 100 vertex are given to each vertex a natural number from the set 1, 2, 3 ... 49 is assigned. Prove that there are 4 vertices a, b, c, d such that the number a, b, c, d are assigned to the respectively then a plus b equals to c plus d। आपको क्या करना है, कुछ 4 वर्टेक्स ऐसे लेना है जहां पर उनका नाम ABCD रखना है और उनके वर्टेक्स पोजीशन का नाम स्मॉल ABCD रखना है, और जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। एंड वन मोर थिंग, वहां आपको ये भी बताना है कि ABCD जो है इट इज अ पैरेललोग्राम, है ना, तो ये आपको बताना है। चलिए, सो लेट्स हैव अ लुक, इस क्वेश्चन को कैसे शुरुआत करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन में अगर हमारे पास वर्टेक्स को हम नाम दे रहे हैं कि हमारे जो वर्टेक्स, अगर आप साइक्लिक पैटर्न में बात करें तो आप किसी भी रेगुलर पॉलीगन की बात कर सकते हैं कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हम इस तरह से फॉर्मेट में AI इज इक्वल टू AI प्लस 100n।
अब n की वैल्यू डालेंगे तो वो एक्चुअली साइक्लिक पैटर्न में वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे ना। तो हमने इस तरह से इन वर्टेक्स को मान लिया गया है, जहां पर कुछ वर्टेक्स आइडेंटिकल भी हो जाएंगे ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। So for ABCD to be a parallelogram sharing the vertex with the regular 100 gone, आपके पास 100 साइड वाला अगर एक पैरेललोग्राम है और वो भी रेगुलर, तो उस केस में देखना ये है क्या ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल। और अगर वो साइक्लिक पैटर्न में है तो आप बताइए क्या एक साइक्लिक पैरेललोग्राम ऑलवेज एक रेक्टेंगल होता है? तो यस, यही आपका आंसर है। एक्चुअली बेसिकली वो पैरेललोग्राम की जगह रेक्टेंगल ही आपसे पूछना चाह रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, है ना। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि इस तरह से 100 गोन इस साइड वाले में कितने रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, पैरेललोग्राम ना ढूंढ के हम क्या ढूंढने वाले हैं, रेक्टेंगल ढूंढने वाले हैं। सो नाउ एक बात करें कि अगर आप किसी रेगुलर ऑक्टागन की भी बात करते हैं तो यहां पर हम बात करेंगे, जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। 100 गोन वाले को तो बनाना पॉसिबल इतना नहीं है, फिजिबल नहीं है, पर हम बात करेंगे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स की। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का मतलब है कि आपके अगर एक रेक्टेंगल बन रहा है, अगर रेक्टेंगल बन रहा है तो उसके डायगोनली, अगर ये सर्कुलर पैटर्न में है तो अगर ये सर्कुलर पैटर्न में है तो ये जो डायगोनली है, ये जो डायगोनल है, अगर मैं इसको अलग कलर से बनाता हूं तो आपको पता चलेगा। सो दीज आर द डायमेट्रिकली ऑपोजिट वर्टेक्स। डायमेट्रिकली ऑपोजिट वर्टेक्स का मतलब ये है कि रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल है जो कि सर्कल के डायमीटर से जा रहा है, ठीक है। सो इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, क्लियर। सो अगर मैं बात करूं कि ऐसे कितने वर्टेक्स हैं जो डायगोनली ऑपोजिट पार्ट पे मिलेंगे, तो ये तो एक ऑक्टागोनल पैटर्न है, बट वी आर कंसर्निंग अबाउट द 100 गोन। 100 गोन मतलब 100 साइड का एक इमेजिन करिए एक पॉलीगन है, ठीक है। तो वहां पर ऑपोजिट डायगोनल जो मिलेंगे, जैसे आप लेट से यहां पर 1 AI लेते हैं, मतलब 1 लेते हैं, तो अगर इसका ऑपोजिट डायगोनल है तो वो 50 पॉइंट्स के बाद सामने की साइड पे मिलेगा। 50 पॉइंट्स के बाद दैट इज AI + 50, क्योंकि आधा ट्रेवल करके जाएंगे ना तभी ऊपर की साइड मिलेगा, है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको स्क्वायर के केस में एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्क्वायर के केस में लेट से यहाँ पर आपके पास ये वाला पॉइंट है 1, तो आप जब आधा ट्रेवल करके जाएंगे तो इसका डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट मिलेगा। आधा मतलब आपको उस पॉलीगन को हाफ ट्रेवल करना है ना। तो ऑब्वियसली बात है 50 का हाफ हो जाएगा। 50 का अगर हाफ ट्रेवल करेंगे, 100 का हाफ ट्रेवल करेंगे तो आपको 50 यहाँ पर पॉइंट्स को जंप करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम दूसरे वर्टेक्स को मान लेते हैं हम AJ। अगेन ये भी अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट की इसकी तलाश है तो B के सामने कौन होगा, जैसे A के सामने आपने कहा कि C होगा, और A अगर I है तो आफ्टर द 50 पॉइंट्स वो आपको सेकंड ऑपोजिटली पॉइंट मिलेगा, और AJ के सामने भी आपको ऑपोजिटली दूसरा पॉइंट भी मिलेगा। यहां पर देखने वाली बात यह है कि दोनों इक्वल, ये जो दोनों है I - J, ये 100 से डिवाइड करने पर 50 रिमाइंडर नहीं देने चाहिए। मतलब ये अगर सीधे सीधे आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री को बनाएंगे, उस केस में रेक्टेंगल ना बन करके वो क्या बनाएंगे, सिंपली एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, है ना। तो कई बार लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाती है। जैसे अगर आप बात करें, आप बात करें तो अगर मैं रेगुलर हेक्सागोन की बात करूं, है ना, रेगुलर हेक्सागोन की बात करूं तो यहां पर रेगुलर हेक्सागोन के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे बनती है उस चीज पर आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। इस तरह से रेक्टेंगल ना बना के, देखिए अगर आप इनको मिलाएंगे तब तो रेक्टेंगल बनेगा, है ना। आप इन हॉरिजॉन्टल लाइन को मिलाएंगे तब तो रेक्टेंगल बनेगा, बट अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, सो दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज ओनली बी अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट ही बनेगा। तो ऐसे पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपका पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। मैंने कहा ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनना पड़ेगा। लेट BI, अब हम एक सेट बना रहे BI एंड इट इज द मॉड ऑफ AI - AI + 50। जो डायगोनली ऑपोजिट वर्टेक्स है उनके इंडेक्स वैल्यू का डिफरेंस हम यहाँ पे ले रहे हैं। ऐसा करने से जैसे आप I की वैल्यू डालते जाओगे तो ऐसे करके हमें 49 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 48, इस तरह से हमें मिलेंगी। और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो वर्टेक्स हम ले सकते थे, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो वर्टेक्स हम कहां से कहां तक ले सकते थे, 1 to 49। इस तरह से हम 49 यहाँ पर चॉइस है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो 1 to 48 ही है ना। तो क्या हुआ होगा अगर आपके पास टोटल वर्टेक्स चूज करने को है 40
9 और प्लेसेस हैं केवल 48। सो यहाँ पर एक छोटा सा पिजन होल प्रिंसिपल भी काम करेगा कि अगर हमारे पास पिजन क्या है 49 एंड होल्स हैं 48, तो किसी एक पिजन को एक होल में 2 पिजन को जाना ही पड़ेगा। पिजन होल प्रिंसिपल अगर आप नहीं पढ़ के हैं तो पढ़ लीजिएगा, वहाँ ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपके। सो देयर इज अ केस जहाँ पर आई जे के बराबर रहा होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट है पिजन है कितने 49 और होल्स हैं 48, तो यानी एक होल में 2 पिजन होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आई इक्वल टू जे डेफिनेटली रहा होगा। तो इस केस में हमने कहा कि जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट हैं उनका जो डिफरेंस है वो भी क्या रहा होगा, सेम। अब मॉडुलस को आप सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ से हम 2 केस ले रहे हैं, एक बार इस वाले के साथ सोल्व करते टाइम हमने प्लस साइन को यूज किया, और केस 2 के अंदर इस वाले को सोल्व करने के लिए हमने माइनस साइन को चूज किया, राइट। तो माइनस जब लेंगे तो ये वाली टर्म आगे और ये वाली टर्म क्या चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। अच्छा, इस वाले पार्ट को हम सोल्व करते हैं। सो वी विल हैव फाइनल आंसर लाइक ai प्लस aj प्लस 50 एंड दिस इज aj प्लस ai प्लस 50। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है, लाइक a प्लस c है, ये a है तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट c है, और अगर ये b है तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट d है। और हमें ये तो प्रूव नहीं करना था, बट ये केस 2 से हमारा जो प्रूव है वो बिल्कुल आ चुका है। अगर मैंने इसको a माना और इसको b माना तो डेफिनेटली ये c और ये d ही होंगे। और याद कीजिए ये ही हमें प्रूव करना था कि इस तरह से जो बनेंगे वहाँ पर a प्लस बी किसके बराबर होगा, c प्लस d के। और पैरेललोग्राम की बात तो हम रेक्टेंगल में कर ही चुके हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो these will be the diametrically opposite points and this is only applicable for the parallelograms and cyclic parallelogram is a rectangle। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जहां एक 100 गोन को इमेजिन करना बड़ा मुश्किल काम था, है ना। पर जिन लोगों का पीएनसी पार्ट अच्छा होता है वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दी एनएमटी स्टेज 2। ये हमारे यहाँ पर 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में भी आए होंगे, एंड एक और चीज़ की आशा करते हैं कि आपका पेपर भी बहुत अच्छा रहा होगा, राइट। तो चलिए आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। होपफुली वी आर होपिंग फॉर योर बेस्ट रिजल्ट्स, एंड इस तरह हम जितने भी ओलंपियाड्स इन फ्यूचर आने वाले हैं उनके सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एलन प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन। ओके, थैंक यू सो मच।